स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2021 मई जून पेपर का पार्ट 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और पार्ट 1 देख लें, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 21। Which statement about the thermal expansion of solid, liquid and gases are correct? Liquid do not expand, तो एक्सपेंशन को कंपैरिजन किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, और वी नो दैट कि जो गैस है ये सबसे ज्यादा एक्सपेंड होती है हीट पर, फिर उससे कम लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं और सबसे कम जो है वो सॉलिड एक्सपेंड होते हैं। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। पीएफ लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन गैसेस बट लेस देन सॉलिड। नो, लिक्विड्स गैसेस से ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता, गैसेस ज्यादा एक्सपेंड होती है। लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन सॉलिड, यस करेक्ट, बट लेस देन गैसेस, यस ये ठीक है। लिक्विड सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंड होता है और गैसेस से कम एक्सपेंड होते हैं, तो सी पार्ट की करेक्ट ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच रो डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ लिक्विड एंड द अरेंजमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग होती है, और जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है वो रैंडम ही होती है गैसेस और लिक्विड्स में। तो टेक शेप्स ऑफ कंटेनर, यस, नॉट रेगुलर, यस, जो लिक्विड है उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, तो सी पार्ट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है। एयर इन सील्ड कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज हीटेड, द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेस। ओके, हाउ डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर कॉज दिस इंक्रीज इन प्रेशर। तो जो एयर है वो एक कंटेनर में सील है और हम उसको हीट कर रहे हैं, तो प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है और वो मोर फ्रिक्वेंटली कंटेनर के वॉल के साथ है कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन की चलते हैं। द मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड एंड पुश ऑन द कंटेनर विद ग्रेटर फोर्स। नो, मॉलिक्यूल्स पुश नहीं करते कंटेनर को, बल्कि कोलाइड करते हैं। द मॉलिक्यूल्स मूव एट सेम स्पीड एंड हिट द कंटेनर विद ग्रेटर फोर्स। नो, the molecules move faster, yes, hit the container more often, yes, तो C part ही correct है। molecules हैं वो more speed से move करते हैं, faster move करते हैं, और collisions भी ज्यादा होती है कंटेनर के साथ, इस वजह से C part correct है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। A ray of red light in air enters a semicircular block, which diagram shows the partial reflection and the refraction of the ray। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो पार्शियल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का लॉ ये है कि जिस एंगल पर रे आ रही है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो जो राइट साइड पर ये एंगल है ये कम है, ये ज्यादा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्शन जो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन के लॉस हैं वो करेक्ट नहीं है। इसी तरह यहाँ पर बी में रिफ्लेक्शन देखें तो ये भी अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉस करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एंगल कम है, ये ज्यादा है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो फर्स्ट टू ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करूं तो जो इंसिडेंट एंगल है ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, दोनों सेम हैं, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्शन के लॉस के अकॉर्डिंग दुरुस्त है। ये डी पार्ट भी करेक्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन मसला ये है, अब रिफ्रैक्शन को देखना है, जो रिफ्रैक्शन हो रही है नीचे, ये क्या करेक्ट है या नहीं है। अब देखिए, ये ग्लास है और ग्लास जो है वो टेंसर मीडियम होता है। अब लाइट जो है वो टेंसर मीडियम से एंटर हो रही है लाइटर मीडियम में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड होनी चाहिए, यानी कि ये नॉर्मल है तो ये लाइट यहाँ आ रही है ना, यहाँ पर जाना चाहिए था सीधी। अगर हम ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे इस तरफ को इससे टर्न होना चाहिए था, लेकिन ये जो नॉर्मल की तरफ टर्न हो गई, बेंड हो गई, तो इसमें ये रिफ्लेक्शन जो है करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉस। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी अकॉर्डिंग टू लॉस है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये जो रे है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है, यानी कि यहाँ जानी चाहिए थी ये रे, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा और दूर चली गई है, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉस करेक्ट है, तो इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रीड नहीं किए तो जस्ट 4 लॉज हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उनको गूगल करके अभी रीड आउट कर लें, जस्ट रीड आउट कर लें, तो आपको फायदा हो जाएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो समझ आ जाएगी किस तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ओके, the arrangement is shown on the full scale ray diagram. Okay, what is the linear magnification produced by the lens? तो linear magnification कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये हमने फाइंड करनी है। we know that जो magnification होती है वो फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं height of image I divided by height of object O करें तो magnification आ जाएगी। तो यहाँ पर देखता हूँ कि इमेज की हाइट कितने यूनिट्स हैं, 1 यूनिट, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो इमेज की हाइट है वो 15 यूनिट्स है, यूनिट्स में मैंने काउंट कर ली है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड हाफ, तो 7.5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से आंसर हमारे पास वी नो दैट आ जाएगा 2। इट्स मीन कि जो मैग्निफिकेशन है वो 2 है, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, तो उसने कहा कि कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से ज्यादा करीब, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होता है। तो जब हमने किसी भी चीज को जूम आउट करके देखना हो, यानी मैग्नीफाई करके देखना हो, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, अपराइट बनती है, और इमेज है वो बहुत ज्यादा लार्ज बनती है जब ऑब्जेक्ट और लेंस के बहुत ज्यादा करीब हो। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। कैमरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैग्नीफाइंग ग्लास, यस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें ऐसा होता है, जो हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। विच टू वेव्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, कौन सी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ऑप्शन ए है लाइट एंड साउंड। साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है वाटर वेव्स एंड इंफ्रारेड। वाटर वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अल्ट्रासाउंड एंड अल्ट्रावायलेट, नो, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रावायलेट नहीं हो सकती, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है ये साउंड वेव्स होती हैं। डी है एक्सरेज एंड माइक्रोवेव्स, ये दोनों लाइट वेव्स की टाइप्स हैं, तो इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, तो डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है। द साउंड फ्रॉम अ शिप इज रिफ्लेक्टेड बाय अ क्लिफ एंड इको इज हेयर्ड बाय अ सेलर ऑन द शिप ऑफ 4 सेकंड। आफ्टर द साउंड इज मेड, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 20 मीटर पर सेकंड। हाउ फार फ्रॉम द क्लिफ इज द शिप। तो जो शिप है वो क्लिफ से कितने दूर है, ये हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए s इज इक्वल होता है vt। v यहाँ पर स्पीड है, t टाइम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्पीड है साउंड की वो 320 है, जैसा कि हमें बताया गया है। और टाइम कितना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर टाइम में पुट करने में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, तो मैं उसको समझा देता हूँ। ये एक क्लिफ है, लेट्स सपोज, और यहाँ पर शिप है, ये मैं शिप बना देता हूँ, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं शिप ने नीचे को नहीं बल्कि स्ट्रेट इस तरफ को वेव्स को सेंड किया, तो यहाँ से वेव्स टकरा कर वापस आई। अब ये जो टाइम हमें बताया गया है वो वेव के जाने और वापस आने दोनों का होता है, लेकिन हमें वन साइड टाइम चाहिए होता है, यानी कि टोटल 4 सेकंड है, तो जाने में भी 2 सेकंड यूज हुए हैं और आने में भी 2 सेकंड, तो हमने वन साइड टाइम यूज करना है, तो 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 640, तो बी पार्ट करेक्ट होगा 640। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आर आस्क्ड for the use of ultrasound. 3 suggested uses of ultrasound are cleaning jewelry, Q है tanning of sunbed, R है obtaining an image of unborn baby. Which suggestions are correct? तो अल्ट्रासाउंड का हम यूज करते हैं ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए और अनबॉर्न बेबी की इमेज बनाने के लिए, तो इस वजह से P एंड R पार्ट करेक्ट है। सनबेड में हम इसे यूज नहीं करते, तो P एंड R B में है, तो इट्स मीन B पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। एंड एक्स ऑफ अ मेटल रॉड अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रॉड इज करेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर एक रॉड बना लेता हूँ। एक रॉड का जो पोल एक्स एंड है उसे हम नॉर्थ पोल के करीब लेके गए हैं एक मैग्नेट के, तो उस दोनों ने आपस में अट्रैक्ट किया है। ये अट्रैक्शन तब हो सकती है स्टूडेंट्स जब यहाँ पर साउथ पोल हो या फिर ये सब का सब जो हमारे पास रॉड है ये न्यूट्रल हो। तो देखते हैं ऑप्शन में, इट इज मेड ऑफ कॉपर। नो, कॉपर जो है उस मैग्नेटाइज नहीं होती, इस वजह से फर्स्ट 2 पार्ट्स करेक्ट हो नहीं सकते। सी पार्ट देखते हैं। इट इज मेड ऑफ स्टील दैट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज्ड। तो उसने कहा ये स्टील से बना होगा जो मैग्नेटाइज नहीं होगी इनिशियली। यस, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, जो इनिशियली मैग्नेटाइज ना हो तो फिर मेटल जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। दी है इट इज मेड ऑफ स्टील, ओके, विद अ नॉर्थ पोल एट एक्स। देखें यहाँ पर एक्स पर नॉर्थ पोल नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, लेकिन उसने ऊपर बताया है कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर नॉर्थ पोल नहीं है, तो साउथ का भी जिक्र नहीं हुआ, तो ये न्यूट्रल ही है। फिर जो सी पार्ट में जिक्र हुआ है तो सी पार्ट करेक्ट होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग होंगी वो आप लोगों तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज टू एन इंसुलेटेड मेटल स्फीयर, द स्फीयर इज अर्थ एज शोन। ओके, the earth connection is removed and then the rod is removed. Okay, which diagram shows the charge on the sphere after the rod is removed? Okay स्टूडेंट्स, तो जब रॉड इसके करीब है, यहाँ पर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर गैदर हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन है वो जितने भी यहाँ पर जमा हो जाएंगे। अब जब हमने ये कनेक्शन कट आउट कर दिया है और इस रॉड को भी हटा दिया तो इस स्फीयर पर नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे स्फीयर पर। इट्स मीन सी पार्ट करेक्ट है, यानी कि स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ सर्किट। ओके, एक सर्किट दिखाया गया है हमें। द एमीटर हैज 4 डिफरेंट रेंज सेटिंग्स। ओके, which range setting gives our reading near the midpoint of the range? ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा एमीटर यूज करें कि इस सर्किट की जो रीडिंग आएगी वो उसके मिड पॉइंट में आएगी। इस सर्किट की जो रीडिंग है वो इस एमीटर की जो रेंज है उसके मिड पॉइंट में आएगी। तो हम ऐसे करते हैं कि सर्किट की रीडिंग फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस और वोल्टेज हमारे पास V इक्वल टू IR होता है, तो I होगा V ओवर R। ओके, तो वोल्टेज हमारे पास 12 है और रेजिस्टेंस यहाँ हमारे पास 5 और 5 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 2 ओवर 5। तो R आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 2 जो कि होता है 2.5। 2.5 किलो आ जाएगा और ये 2.5 किलो से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 मिली एम्पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखना है कि अब जो हमारे पास एमीटर है उसकी रेंज 0 to 10 हो तो 5 जो है बिल्कुल मिडिल में आएगा, तो बिल्कुल बी पार्ट करेक्ट होगा। 0 to 10 मिली एम्पेयर जिस एमीटर की रीडिंग होगी उसके मिडिल में ये रीडिंग आएगी, तो बी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इन विच एग्जांपल इज द करंट 1 एम्पेयर? तो कौन सी एग्जांपल में करंट 1 एम्पेयर है फाइंड कर लेते हैं। चार्जर ऑफ 0.10 कॉलम पासेस थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 100 मिलीसेकंड। ओके, वी नो दैट कि जो करंट होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम यानी Q ओवर T। तो Q हमारे पास 0.10 है और 100 मिली सेकेंड है, तो 100 मिली को जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 ओवर आ जाएगा 0.1। 1000 से डिवाइड करेंगे ना 100 को तो 0.1 आ जाएगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मिली खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में ही करंट जो है 1 एम्पेयर आ रहा है तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। बाकी सब में करंट 1 एम्पेयर नहीं आया, बेशक आप फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। विच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर अ फिलामेंट लैंप? तो कौन सा करंट वोल्टेज का ग्राफ जो है फिलामेंट को शो कर रहा है? तो वी नो दैट फिलामेंट में इनिशियली करंट जो है कांस्टेंट होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये करंट जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है, कांस्टेंट की तरफ चला जाता है। यहाँ एक वक्त आता है करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो ये वाला ग्राफ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35। A 100-watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. The cost of 1 unit of the electricity is 0.24 dollars में. How much does it cost to run the lamp for this time? तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी लैंप को चलाने के लिए? तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि फॉर्मूला जो होता है कॉस्ट फाइंड करने का, वी नो दैट वो होता है जो टाइम है इन आवर्स। तो टाइम इन आवर्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले पावर जो कि है 100 एंड देन टाइम्स इन आवर्स, तो टाइम 5 और 1 डे का है, 3 वीक्स का 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो 35 आ जाएगा, 35 आवर्स, ठीक है। एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 वीक्स का टाइम है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 35 मल्टीप्लाई बाई 3 105, तो यह आ जाएगा 105 आवर्स टोटल यूज हो रहे हैं 3 वीक्स में, और डिवाइडेड बाय करेंगे 1000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये हमें चेक करना है, और मल्टीप्लाई पे कॉस्ट पे करेंगे 0.24 डॉलर्स। तो मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, स्टूडेंट कैलकुलेट कर लें आप भी। अब
कैलकुलेट कर लें इसको साथ ही ताकि कंफर्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.24, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो 2.52 आ रहा है। तो कॉस्ट हमारे पास आ रही है $2.52। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। A 3-pin mains plug contain a fuse. A device with double installation has a cable connected to the plug. Which part of the plug is not connected to the cable? अब देखें 3-pin शू है, ठीक है, शू हमारे पास जो है वो 3-pin का है और उसमें एक फ्यूज भी लगा हुआ है। ओके, अ डिवाइस विद डबल इंसुलेशन। अब जो हमारे पास डिवाइस है उसकी 2 इंसुलेशन है, 2 पिन यानी कि उसमें लगेगी। 1 जो पिन है वो थर्ड जो पिन 3 पिन जो होता है ना यूं, ठीक है, वो जो थर्ड पिन है वो उसमें है ही नहीं, ये 2 पिन वाला है, ठीक है। तो अब कौन सी पिन जो है वो एक कनेक्ट नहीं होगी, वो अर्थ पिन होगी। जो थर्ड पिन होती है ना ये ऊपर वाली, ये अर्थ वाली होती है, अर्थिंग वाली होती है। ये 2 जो है ना ये पिन जो होती हैं ये जरूरी होती हैं, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल, ये तो जरूरी है, तो इसके बगैर तो डिवाइस चल नहीं सकती। अगर मिस हो सकती है तो अर्थ पिन है, वो मिस हो भी जाए तो इतना इशू नहीं होती, डिवाइस चल जाती है। तो इट्स मीन अर्थ पिन जो है वो मिसिंग है, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा क्योंकि कोई और मिस हो ही नहीं सकती, लाइव और न्यूट्रल वाइज तो जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ ट्रॉली कैरिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रोल्स डाउन अ रैंप एट कांस्टेंट स्पीड, इट पासेस थ्रू अ कॉइल एज शोन। ओके, इसमें एक मैग्नेट पड़ा हुआ है ट्रॉली में और इस मैग्नेट में से पास होगी और इस कॉइल में से ये पास होगी। ओके, an electromagnetic force EMF is induced in coil, a graph of EMF against time is plotted. The experiment is repeated with different coils and with a steeper ramp. The trolley moves at greater constant speed on the steeper ramp. Okay, which graph is produced using the coil with the least number of turns and the steepest ramp? All graphs are down to the same scale. Okay, सबका स्केल सेम है। तो हमने ये दिखाना है कि अगर हम ये जो ऊपर कॉइल हमने यूज की थी इसके टर्न्स जो है सबसे कम हो तो किस तरह का साइकिल बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके टर्न्स कम हैं और स्टीपेस्ट बेशक वो होगा हमारे पास जो उसका पाथ है, तो फर्स्ट थिंग हमारे पास ये होगी कि कॉइल के टर्न्स बहुत कम है तो ईएमएफ बहुत कम इंड्यूस होगी। तो सबसे कम ईएमएफ इसमें है, इस ग्राफ में। इट्स मीन कि ये जो है सी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सबसे कम जो है इसमें है, वैसे ए में भी कम ही है तकरीबन। लेकिन अब फैसला कैसे होगा? सेकंड थिंग थी कि स्टीपेस्ट जो है वो उसका रैंप है। अगर स्टीपेस्ट रैंप है तो इसका मीन वो फास्टली पास होगी जो ट्रॉली है और उसका साइकिल छोटा बनेगा। तो सबसे छोटा साइकिल ये सी में है, ठीक है, और सबसे कम भी ईएमएफ सी में है, तो इट्स मीन दोनों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है, सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। A student uses a transformer to light a filament lamp using a 230 volt AC supply. The lamp has a maximum voltage rating of 6 volt. Okay, what happens when the circuit is switched on? तो जब सर्किट को स्विच ऑन किया जाएगा तो क्या होगा? स्टूडेंट, अब देखें ये जो लैंप है 6 वोल्ट का है। हमने सबसे पहले देखा कि इसको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ये 20 टर्न्स है, ये 230 वोल्ट है। ओके, यहाँ पर 300 टर्न्स है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड करना है कि कॉइल कितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है और इस लैंप को कितने वोल्टेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये 6 वोल्ट तो इस लैंप को चाहिए। तो वो फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय ये जो टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के हैं वो 20 हैं और प्राइमरी का वोल्टेज 230 है एंड सेकेंडरी का वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना है। तो V का जो बनेगी वो फॉर्मूला वो आएगा 230 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 300। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम फाइनलाइज करें, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 230 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आंसर है डिवाइडेड बाय कर देंगे 300, तो आ जाएगा 15.3। यानी कि ये जो कॉइल है 15.33 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये जो लैंप है ये तो 6 वोल्ट का है, तो इसको वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इट्स मीन ये एक दफा ऑन होगा और ये बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि ये नहीं चलेगा, यूज नहीं होगा फिर बाद में। ये ऑप्शन है द लैंप डज नॉट लाइट एट ऑल, नहीं लाइट तो करेगा एक दफा। द लैंप लाइट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस, नॉर्मल ब्राइटनेस पर भी लाइट नहीं करेगा, वो नॉर्मल तब होता है जब 6 वोल्ट उसका मिलेगा। द लैंप लाइट डिमली, नो। द लैंप लाइट्स अप ब्राइटली, यस, एंड देन गोज आउट, यस। तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ? तो वी नो दैट जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है और हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई का मीन है कि इसका सिर्फ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, इसको याद रखें, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ये न्यूक्लियस के बारे में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बी पार्ट है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली, यस तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द काउंट रेट फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स पास फ्रॉम 4000 to 500 per minutes in 72 minutes. Okay, what is the half life of this source? तो सबसे पहले हम देखें काउंट रेट जो है वो कितनी हाफ लाइफ पास हुई। काउंट रेट 4000 to 500 आया है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जो है उसमें 4000 से हाफ हो जाएगा 2000 काउंट रेट, और फिर सेकंड, ये फर्स्ट है हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ में 2000 का हाफ 1000 हो जाएगा, एंड थर्ड हाफ लाइफ में 1000 का हाफ जो है वो 500 हो जाएगा। तो 500 जो है काउंट रेट आ जाएगा 3 हाफ लाइफ में। इट्स मीन 72 मिनट्स में 3 हाफ लाइफ पास हुई हैं, तो 1 हाफ लाइफ का जो टाइम है वो होगा 72 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आएगा 24 मिनट्स। तो डी पार्ट करेक्ट होगा 24 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।